एवरीवन वेलकम टू अचीवर्स कॉमर्स क्लासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। डिस्कशन ये है बच्चों की, देखिए कल आप सभी का साइबर क्राइम का पेपर है। ड्यू एसयूएल वाले सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल जो आपका पेपर है उस पेपर में किस तरीके से आप लोगों को लिखना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। देखिए, ज्यादा नंबर लाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि आप सही लिखें और कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। अब इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि कल के पेपर के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चंस तो देखिए जो हमारे पास है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपको जो ध्यान देने की चीज है, जो आप जहां पे आपको फोकस करना है, वो आपको पेपर लिखना कैसे है। लिखना इसीलिए बहुत जरूरी है आपका पेपर, क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं लिखेंगे तो आप इतने समय में कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। 3 घंटे हैं आप लोगों के पास और 100 नंबर का पेपर होता है। देखिए बच्चों, तो 25 नंबर एक क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन आपके आएंगे तो 25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो आपको 25 नंबर के क्वेश्चंस में कम से कम 12 पेज लिखने हैं। आप 12 पेज कम से कम लिखेंगे तभी आप कोई अच्छे नंबर आ पाएंगे। बाकी अगर आप 6-7 पेज लिखते हैं तो टीचर भी आपको 25 में से 12-15 नंबर देगा। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, देखिए और ये ओपन बुक एग्जाम है, इसमें कोशिश करो कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम 80-90 ले आओ, क्योंकि यही नंबर जो है आपके पूरे सेमेस्टर, पूरा ईयर का नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा उठाना है। किस तरीके से आपको पेपर को करना है वो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, तो जरा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका, व्हाट इज साइबर क्राइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। ये क्वेश्चन 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप सकता है। ये गारंटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि इस क्वेश्चन को करके जाएं। अब मैं बताना चाहता हूं इसका सबसे अच्छा आंसर लिखने का क्या तरीका होगा। देखिए बच्चों, आपका अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है, 12 पेजेस आपको लिखने हैं, तो आपको पहले 2 पेज में इंट्रोडक्शन डालना होगा। तो क्या डालना होगा पहले 2 पेज में? इंट्रोडक्शन। बीच के 5 पेज में आपको उसके बारे में डिफाइन करना होगा जितना उससे आप समझते हैं। टोटल पेजेस बच्चों हो गए 7 पेजेस। अब बचे हैं हमारे पास 5 पेज और। ठीक है, 7 पेज हो गए टोटल। हमें 5 पेजेस और लिखने हैं। तो इसको आप किस तरीके से, आखिरी के 2 पेजेस में आप कंक्लूजन देंगे और बचे हुए पेजेस में एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पहले 2 पेज में इंट्रोडक्शन, फिर 5 पेज में आपको उसके बारे में लिखना है, फिर 3 पेजेस में आपको लिखना है एग्जाम्पल्स, और आखिरी के 2 पेजेस में आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर लिखना कैसे है आपको। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है साइबर क्राइम, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें, साइबर क्राइम होता क्या है। देखिए बच्चों, साइबर क्राइम सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जो कि टेक्निकल की दुनिया में, जो कि आईटी सेक्टर में, जो कि ऑनलाइन, मोबाइल, कंप्यूटर, फोन, नेट इंटरनेट कनेक्शन, इन सभी से होता है। सारे इस तरीके के अपराध साइबर क्राइम में आता है। साइबर क्राइम जो ट्रेडिशनल क्राइम कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट। ओके, सो जस्ट इमेजिन, हमारा ओरिजिनल क्राइम क्या होता है, मैंने चाकू लिया, किसी के पेट में घोंप दिया और वो आदमी मर गया। इट्स फिजिकल क्राइम। लेकिन साइबर क्राइम इज काइंड ऑफ अ वर्चुअल क्राइम, लाइक ये डायरेक्टली पर्सन पे इंपैक्ट ना करते हुए इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो साइबर क्राइम में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, आप अपने एग्जाम्पल के साथ उसको इतना अच्छा लिख सकते हैं। आप मार्कर यूज करें, घर पर है तो आप हाईलाइटर यूज करें एकदम अच्छे तरीके से, ताकि टीचर्स आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर दे। अब आप एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हैं, अगर आप सभी को याद है तो अभी अभी इंस्टाग्राम रूम चैट इश्यूज अभी कुछ चल रहा था, जिसमें कि बहुत बड़ा इश्यूज हुआ, जिसमें कि लोगों को फंसाया गया, किसी ने किसी को इश्यूज चला, बहुत सारे इश्यूज हम लोगों ने देखा। बाकी साइबर क्राइम का एक सबसे बड़ा हम अगर एग्जांपल दें तो देखिए, आप सभी व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे चैट करना सभी करते हैं, लेकिन जब आप क्राइम किस तरीके से बढ़ता है, हम और आप नॉर्मल चैट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री सर्विसेज है, फ्री प्लेटफॉर्म है, उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब इसी में क्या होता है कि जब कोई इस क्राइम को, इसको गलत इंटेंशन से, मेलाफाइड इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि क्राइम को करने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, एक एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस आपका होता है जो कि आपके एक्ट होता है, और मेंस रिया आपकी मेंटेलिटी होती है। अब इसी को अगर हम साइबर क्राइम में देखते हैं तो कैसे होता है वो। साइबर क्राइम में आपने एक गलत इंटेंशन के साथ कोई एक्ट किया, वर्चुअली इंटरनेट पे आपने कोई एक्ट किया। फॉर एग्जांपल, आपने किसी लड़की से बात की, ठीक है, आपने उसको प्यार के झांसे में डाला और उसके बाद उससे कुछ गलत, उसकी फोटोज मांगी, न्यूड्स मांगे आपने, और उसको आपने गलत तरीके से यूज किया। सो ये क्या हुआ, आपने गलत काम को गलत तरीके से किया, जो कि आपका साइबर क्राइम में आएगा। तो आप इस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दे सकते हैं।
मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए बच्चों, ये सब कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में बातें रखनी है और सिर्फ लिखते रहना है। ये पेपर ओपन टेक्स्ट बुक है, आप अपनी किताबों को सिर्फ खोलेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपको सबसे बड़ी चीज कॉपीराइट, आप सभी को पता होगा कॉपीराइट क्या होता है। यदि किसी ने, किसी कंपनी ने, किसी एजेंसी ने अगर फोटोज डाले हैं, कंटेंट डाला है, ब्लॉग डाला हुआ है, अगर आप उसको डायरेक्टली कॉपी करके अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो तो वो कॉपीराइट का इशूज आता है। ठीक है, तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना है, इस तरीके से आपको चीजों को लिखना है। ठीक है, फिर फोटो एडिटिंग का मैंने बता दिया। उसके बाद आप जो कर सकते हैं ऐसे मैसेज फॉरवर्ड का है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा मेन साइबर क्राइम का होता है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आप देखते हो कि पॉलिटिशियंस का कभी इंस्टा हैक हो जाता है, कभी कुछ हैक हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि किसी को बदनाम करने के लिए कोई भी उनका अकाउंट हैक कर लेता है, उनका सर्वर हैक करता है या बहुत सारी चीजें करता है। आप सभी मूवीज देखते होंगे सर्वर हैक करके, और बहुत सारी गलत तरीके से चोर, मतलब जो साइबर थीप्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं ताकि वो किसी की पर्सनल लाइफ में, किसी के पॉलिटिकल लाइफ में इंटरफेयर कर सके और अपना मोटो, अपना जो उनका जो एम है वो सिद्ध कर सके। तो इस तरीके से आपको चीजें लिखना है और फाइनल में कंक्लूजन देना है कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो साइबर क्राइम में, जैसे कि मैंने बताया कि पहले आपको इंट्रोडक्शन व्हाट इज साइबर क्राइम देना है, फिर बीच में कंटेंट साइबर क्राइम क्यों होता है। मैंने बताया कि साइबर क्राइम गलत इंटेंशन से किसी भी कार्य को, किसी को नीचे दिखाने के लिए कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि अपना फायदा हो, दूसरे का नुकसान हो, दूसरे को हम बेइज्जती कर सकें, दूसरे को परेशान कर सकें, ये होता है। फिर मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के दिए, व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड के दिए, न्यूड फोटोज के दिए, कॉपीराइट के दिए। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं आप इसमें डाल सकते हैं। फिर कंक्लूजन देना है हम साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं। साइबर क्राइम के लिए सबसे पहले तो एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। हम आम आदमी इसको नहीं समझ सकता है, इसीलिए सरकार को बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए इसके लिए। और उसके बाद दूसरा चीज जो है, सभी जो सिटीजन्स के हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो व्हाट्सएप के फालतू मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें, वो दंगा फैला और समझे चीज़ों को कि किस मैसेज से दंगा हो सकता है देश में, किस मैसेज से देश का माहौल खराब हो सकता है, कौन सा। अब देखिए आप सभी को पता होगा एक उदाहरण, अगर ये एग्जांपल आप डालते हैं कल के पेपर में तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए जो आजकल के ई वॉलेट्स, ई पेमेंट सिस्टम जो है आजकल के, क्या करते हैं वो लोग, एक मैसेज नोटिफिकेशन भेजते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं कि देखिए मैम आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आया होगा, आप इस पर क्लिक करें तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, लॉटरी लग जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल देकर समझाना है कि वो किस तरीके से आम भोली भाली लोग, जनता को, भोले भाले लोगों को फंसा देती है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि हमें ऐसे मैसेजेस, ऐसे फालतू के नोटिफिकेशंस पे ध्यान नहीं देना है। अगर ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं तो एज अ गुड सिटीजन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू रिपोर्ट दोज टेक्स्ट दोज नोटिफिकेशंस टू देयर लोकल पुलिस स्टेशंस और देयर कंपनीज एंड ऑल। सो दीज आर द कंक्लूजन्स ऑफ द व्हाट इज साइबर क्राइम। देखिए बच्चों, इसको आपको किस तरीके से मैनेज करना है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ढंग से लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको 12 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं इसमें। चलिए मैंने कहा था 12 पेजेस आपको लिखने हैं, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 25 नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर वॉरफेयर। देखिए बच्चों, हमको समझना पड़ेगा कि साइबर वॉरफेयर क्या होता है। साइबर वॉरफेयर है इन्वॉल्व द एक्शन बाय नेशन स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अटैक द अटेम्प्ट टू डैमेज अनदर नेशंस कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन नेटवर्क थ्रू, ठीक है, नेटवर्क के द्वारा इस चीज़ों को हम जैसे कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर वायरस होता है और बहुत तरीके के साइबर वॉरफेयर होते हैं। अब देखिए जैसे आप इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। देखिए हमारे कंप्यूटर्स में वायरस आ जाते हैं, क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है। देखिए हमारे सिस्टम में वायरस इसीलिए आता है क्योंकि कोई ना कोई कंपनी वायरस को बनाती है। वो वायरस इसलिए बनाती है ताकि वो अपने सही वायरस, एंटीवायरस को बेच सके। ठीक है, आपने अगर क्रिश मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि माफ कीजिएगा क्रिश मूवी है, कौन सी मूवी मुझे मूवी नहीं पता। मैं बताना चाहता हूँ उसमें होता क्या है कि वो एक वायरस फैलाता है पूरी सिटी में ताकि वो अपना असली डोज बेच सके। उनका असली डोज तभी बिकेगा जब सभी बीमार पड़ेंगे। तो इन कंपनियों का मोट्टो यही होता है कि सारे सिस्टम्स को हम खराब कर दें ताकि हम अपने उसकी दवाई, मतलब समझ रहे हो, बीमारी सारे सिस्टम में हम फैला दें ताकि हम उस सिस्टम को सही करने की दवाई बेच सकें। तो ये हमारा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर्स को खराब करने का जो तरीका होता है ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को फायदा कर देता है बहुत। क्योंकि आपका देखो, अगर आपका डेटा, पर्सनल डेटा हैक हो जाएगा या फिर आपका कुछ हो जाएगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी के पास चली जाएगी तो आपको कितनी आसानी से वो ब्लैकमेल कर सकता है। तो यही है इस साइबर वॉरफेयर। ठीक है बच्चों, तो देखो साइबर वॉरफेयर क्या होता है। इट अटैक्स एंड ऑन देयर दी someone's official website or someone's network, or it can disturb the most important data of any particular company or any particular individuals, man and all. So you need to answer it in a very right way, that it's a very big issues going on, like many international organization, national organization did such kind of a thing in past to
create the propaganda against any nation and all. You can use the toolkit issues currently going on, but I'm not recommending such things. But yes, it can be a good option. जो हमारे इंडिया में जो टूल किट का इशू चल रहा है, ग्रेटा थंबर्ग का, ये कहीं ना कहीं वर्चुअली किसी देश नेशंस की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे चोट पहुंचाने की साजिश है। जो इस बात से सहमत हैं वो इस चीज को लिख सकते हैं, और जो सहमत नहीं है उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी मैं अथॉरिटी अभी अथेंटिसिटी नहीं दे सकता। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास्ट में वॉरफेयर की बहुत सारे इश्यूज आए हैं। आप सबको पता होगा, आप सुनते होंगे कि ट्विटर के किसी के अकाउंट्स हैक हो गए, किसी का पूरा डिफेंस सिस्टम हैक हो गया, बहुत सारे ऐसे समाचार आते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका कुछ उदाहरण जो हमारे पास्ट में हुए हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं 1998 में क्या हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सर्बिया का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही हैक कर लिया था। देखिए बच्चों, हमारे देश में इतना बड़ा हमारा देश है, हमारे देश में इतने ज्यादा हथियार, इतने ज्यादा वेपन्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट सीक्रेट चीजें हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो पाकिस्तान या फिर कोई अदर देश जो हमारा एनिमी नेशन है वो हैक कर लेता है तो हमारे देश के लिए कितना खतरा बढ़ जाता है। तो 1998 में ऐसा ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सर्बिया का पूरा डिफेंस सिस्टम को कैप्चर कर लिया था। हैक फैसिलिटीज थी, उसने उसको टारगेट किया और बहुत ज्यादा मिसयूज किया। ठीक है, तो और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 2000 ब्रॉट डाउन टू लाइक उसको खराब कर दिए गए, और गवर्नमेंट, बिजनेस एंड मीडिया वेबसाइट्स अक्रॉस द नेशन बहुत ज्यादा परेशान हुए। जो अटैक था, ऐसा जो सस्पेक्टेड लाइक वो माना जा रहा था कि उसको रसिया से रन किया गया है। किसी ने रसिया में बैठ के इस्टोनिया का मेन इस्टोनिया का जो साइबर था, लाइक जो वहाँ का पूरा डेटा था, जो उसका कंप्यूटर सिस्टम था, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी सिस्टम था, उसको खत्म करने की एक साजिश की थी। ठीक है बच्चों, तो द अटैक मैंने बता दिया कि वो रशिया का था। को आप एग्जांपल डाल सकते हैं। उसी साल एक बार क्या हुआ था, 2007 में किसी अननोन फॉरेन पार्टी ने मिलिट्री एजेंसी, मतलब अब देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही मेरा पूरा मिलिट्री एजेंसी के जितने भी डेटा वगैरह सब कुछ है, सब हैक कर लिया 2007 में। सोचिए बच्चों, अमेरिका इतना सॉलिड नेशन, इतना बड़ा देश, अगर वहां का नासा का या फिर कहीं का भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैक हो जाता है तो कितना बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा किसी देश के लिए। तो इस तरीके के हमारे पास्ट में इश्यूज हुए हैं। तो ऐसे आप एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सारे एग्जांपल्स को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ 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 मिस मत कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आ सकता है और मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, रोल प्लेड बाय इंडियन कोर्ट्स रिगार्डिंग साइबर जुरिडिक्शन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हमारा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड, या फिर आ सकता है कि टेल लाइक राइट्स अ ब्रीफ नोट अबाउट इंडियन कोर्ट्स रोल इन साइबर जुरिडिक्शन एंड ऑल। सो देखिए बच्चों, जैसे कि हमारी दुनिया बहुत ही मॉडर्नाइजेशन सेक्टर में इन्वॉल्व जा रही है, हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंटरनेट का इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा लाजमी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए वर्चुअल क्राइम या फिर हमारे साइबर क्राइम की घटना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और होता ही रहता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि पहली बार ऐसा हमारे पास कब ये मुद्दा उठा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ हमारे साथ, जो कि आपको लिखना बहुत जरूरी है। देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, एक इंडियन कंपनी थी जिसका केस था एसएमसी पिनोमिट्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जोगेश क्वात्रा। ये जो हमारा केस है आप लिख सकते हैं, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके इस आंसर को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या केस था। देखिए बच्चों, क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम लाइक इन हिस्ट्री ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट assumed jurisdiction over the matter where the corporates was being defamed through the email and passed an important ex parte jurisdiction। देखिए बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा लीगल टर्म है, आपको समझने की आवश्यकता है कि इस समय क्या हुआ जब हमारे जुरिडिक्शन सिस्टम ने, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, क्यों मजबूर हुआ इस केस को सुनने के लिए। देखिए, जब नया नया सिस्टम कंप्यूटर आया था तो लोगों ने एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए मेल्स भेजना स्टार्ट किया, ईमेल के थ्रू क्राइम करना स्टार्ट किया और पैसा कमाने की बहुत कोशिश करी लोगों ने। देखिए, जब क्या होता है, कोई क्राइम नया आता है तो आपको तो पता ही होगा, नया लॉ बनने से पहले उसको तोड़ने की विधि लोग सोच लेते हैं। तो इसी तरीके से साइबर क्राइम हमारे देश में ढंग से आया ही, साइबर सिस्टम, इंटरनेट फैसिलिटी, कंप्यूटर सिस्टम हमारे देश में ढंग से आया नहीं था कि लोगों ने उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ इस केस में, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द कॉज ऑफ द एक्शन एक्सटेंडेड जुरिडिक्शन, बट
अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइजेज वेयर देयर आर नो डिफाइंड रेगुलेशन एक्ट एट अ वन प्लेस। देखिए बच्चों, आप कुछ ऐसा अपराध कर देते हैं जिसका दंड या फिर जिसका सुनवाई या जिसका मेंशन हमारे कानून में है ही नहीं, तो बताइए कोर्ट किस आधार पे आपको सजा देगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जब ये हमारे पास केस आया। अब हमारे लीगल सिस्टम में ये सब चीजें डेवलप नहीं की गई थी, जब हमारे पास था नहीं तो क्या होता, अब चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में डाल दिया गया, अब कोई लॉ है ही नहीं हमारे पास। तब इसमें क्या हुआ कि इस कानून को लाने की बात चली। धीरे धीरे हमारे पास पूरा साइबर क्राइम साइबर लॉ बन गया, आज हमारे पास साइबर लॉ है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडियन कोर्ट का क्या रोल रहा इसको साइबर जुरिडिक्शन को लाने में। तो मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को कि पहली बार जो हमारा केस आया उसके बाद हमारे पास कोई लॉ नहीं था, लेकिन देखो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद भी देखो, द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजंस टू कैच द इंटरनेट पोर्नोग्राफी ऑन फॉरेन वेबसाइट बट ओनली फॉर इंडियन साइट्स। आज भी आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट का इतना सारा बैन लगाने के बाद भी वीपीएन एंड बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू लोग इन सब चीजों को एक्शन कर सकते हैं। आप एग्जांपल डाल सकते हैं कि अभी अभी उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला, बहुत ही इंपॉर्टेंट जुरिडिक्शन आया जहां पे उन लोगों ने एक लॉ बनाया है कि उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में आप पॉन्स नहीं एक्टिवेट कर सकते हो। तो देखिए, आप एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो जिस तरीके से हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से हमारा इंटरनेट क्राइम बढ़ रहा है, उसी तरीके से हमारे लॉ को भी मजबूत बनाने की सरकार की पूरी कोशिश है। ठीक है, तो इस सारी चीजों को पहले हमारे पास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों को देखा जा रहा है और इसको इंप्रूव किया जा रहा है। अब मैं बताना चाहता हूं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, जो SIL इंपोर्ट वर्सेस ये केस है जो कि मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूं। आप लोग देख सकते हैं इस केस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो सकता है। एक मिनट रुकिए। जी हाँ, ये देखिए मैंने आपको ये केस इंपोर्ट कर दिया है, मार्क कर दिया है, आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम अब इसमें हम किस तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। देखिए, हमारे इंडियन जुरिडिक्शन सिस्टम ने, हमारे जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम ने किस तरीके से अपने आप को अमेंडमेंट्स लाए, प्रोविजंस लाए कि इसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ बना सके। उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में हुआ, आप इन सब चीज़ों को डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी डाल सकते हैं कि इंटरनेट फैसिलिटी को भी फंडामेंटल राइट बताने के लिए जो हमारे केरला हाई कोर्ट ने कहा है, या फिर और बहुत कोर्ट्स ने जो जो बातें कही हैं, आप पढ़ के अच्छी तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत समय हो गया है, आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से लिखें। इंट्रोडक्शन, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, फिर एग्जाम्पल्स और फिर कंक्लूजन। आप 12 पेजेस के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको 25 में से पूरे 25, 22, 23 नंबर चाहिए तो आप 12 पेजेस लिखें। अगर आप 12 पेज नहीं लिख सकते हैं तो कोशिश करें कम से कम 8 से 10 पेज जरूर लिखें। 7-8 पेज अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन जो कि है माफ कीजिएगा, प्रोड्यूसर्स एंड पावर्स ऑफ द साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल। देखिए बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोसीजर्स और पावर्स हैं, जो हमारे प्रोसीजर्स और पावर्स हैं हमारे साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जब पहले हमारे पास कानून था ही नहीं, तो कोई पावर नहीं था, कोई फंक्शन नहीं था, कोई इसका प्रोसीजर नहीं था, बट अब हमारे पास हर चीज है। तो बहुत ही बारीकी से इन सब चीजों को लिखने की आवश्यकता है। आप सभी को पता होगा ट्रिब्यूनल क्या होता है। देखो, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो ट्रिब्यूनल की हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है, जो ट्रिब्यूनल हमारे देश में इसके बारे में बताया गया है, वो हमारा संविधान के आर्टिकल 223A और 223 में बताया गया है सब चीजें। तो आप इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। 14A में सेक्शन आर्टिकल 323A और 323B में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। देखिए, तो एपीलेट ट्रिब्यूनल होते क्या है बेसिकली। देखिए, ट्रिब्यूनल्स होते हैं हमारे जो कोर्ट होता है, कोर्ट के ऊपर ज्यादा दबाव ना जाए, इसीलिए हमारे यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाया गया है। हमारे IT एक्ट के सेक्शन 58 में जो प्रोविजंस हैं उधर बताते हुए पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स डिफाइन किया गया है। वो कुछ इस तरीके से हैं कि साइबर के जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है वो किस दैट शैल नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है, बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स एंड नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजंस। देखिए, इसमें बताया गया है सेक्शन 58 में क्या बताया गया है कि जो हमारा एपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं वो किसी भी प्रोड्यूसर लाइक जो हमारा CPC है उसके अधीन नहीं है, उससे बंधा हुआ नहीं है, लेकिन जो गाइडेड है, लाइक इट इज प्रॉपर गाइडेड बाय द नेचुरल जस्टिस। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आपको बच्चों बताना चाहता हूं कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको बताता है। इसमें 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये 3 चीजें लिख दी तो समझ लीजिए आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बच्चों सबसे पहले होता यह है कि एक मूल आधार जिसपे न्याय होना ही चाहिए। जैसे जस्टिस देने का जो मूल आधार है, पहला है हमारा रूल्स अगेंस्ट द बायस। अब रूल्स अगेंस्ट द बायस मतलब ये होता है कि कोई भी एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है साइबर लॉ के अंदर कोई भी गलत फैसला नहीं ले सकता। जैसे कि उदाहरण के साथ बता सकता हूं, बायस नहीं होना चाहिए। बायस मतलब मेरे पिताजी जज हैं और मैं कोई अपराध करके आ गया तो मेरे पिताजी उसके जज नहीं रहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपके पिताजी बायस हो जाएंगे आपके लिए। तो इसे ही हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में पहला नाम दिया गया है, जिसे बोलते हैं रूल अगेंस्ट द बायस। तो एपिलेट ट्रिब्यूनल में कभी भी कोई बायस नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा ध्यान से देखिएगा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। देखिए ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या है? ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या है? एवरीवन शुड बी हियर्ड, लाइक सभी को सुनना ये अधिकार है। ऑडी से याद रखना, सभी की सुनवाई होना आवश्यक है। कोई भी बिना सुने हुए उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए। हमारे देश में माना जाता है कि एवरीवन इज इनोसेंट, लाइक जिसके ऊपर आरोप लगा है दैट इज इनोसेंट अंटिल इट प्रूवन गिल्टी। जब तक कोई आरोपी उसका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। और जब तक वो सुना नहीं जाता इनोसेंट होगा। और सभी का सुनना बहुत आवश्यक है। अगर मैंने चोरी कर दिया है, अपराध कर लिया है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, मैंने साइबर हैकिंग कर लिया है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी ऐसे ही उठा के सजा दे देगा। पहले मेरे खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी, मेरा कोर्ट में सुनवाई होगा, मैंने क्यों किया, किस मनोस्थिति में मैंने इन सब चीजों को किया, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आखिरी जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पीएनजे का, सो आखिरी है हमारा स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है? स्पीकिंग ऑर्डर में क्या होता है कि स्पीकिंग ऑर्डर जो हमारा बेसिकली है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंड जस्टिस लाइक स्पीकिंग ऑर्डर का सिंपली मतलब है कोई भी जो फैसला लिया जाना चाहिए वो एकदम फेयर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी अ प्रॉपर नेचुरल। ये हमारा साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अब हम चीजों को आगे देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इन सब स्लाइड्स का ले सकते हैं और आपको पीडीएफ में इसका लिंक बना के आपको मिल जाएगा, जो कि आप अच्छी तरीके से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल का जो हमारा पर्पस है और जो हमारा काम है वो साइबर लॉस को, साइबर क्राइम्स को खत्म करना और एक साइबर क्रांति लाने का है। तो चलिए बच्चों, हम इन सब चीज़ों को खत्म करते हैं, इन सब चीज़ों को बाइंड अप करते हैं। मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला था व्हाट इज साइबर क्राइम, दूसरा था व्हाट इज साइबर वॉरफेयर, और तीसरा क्वेश्चन था जो हमारा रोल ऑफ इंडियन कोर्ट्स रिगार्डिंग द साइबर जुरिडिक्शन, और आखिरी क्वेश्चन था प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, माना कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत जरूरी है ये सब चीज़ें। अगर कल आप इन सभी चीज़ों को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपके 70 से 80 नंबर कहीं नहीं गए हुए हैं। और अगर आपने ढंग से, जैसा मैंने बताया, अगर आपने उसी वे में काम किया तो आप बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो चलिए आप बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। हम आपको हमेशा इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजते रहेंगे। सो धन्यवाद, गुड लक टू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज पेपर, गुड लक।